नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मजबूत बुनियाद के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक उतार चढ़ाव सहने में सक्षम। नीति आयोग में अर्थशास्त्रियों और उद्योग जगत के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मांगा सहयोग। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर सहित 15 देशों के राजनयिक जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर। सुरक्षा अधिकारियों, मीडिया और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ हुई मुलाकात। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का बयान, जम्मू कश्मीर के बदलते हालात से रूबरू कराना मुख्य उद्देश्य। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए पर दबाव बनाने से कश्मीरियों को कुछ नहीं होगा हासिल। केंद्र सरकार के सामने नरमी के साथ अपनी समस्याएं रखने की होनी चाहिए कोशिश। पीडीपी के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन बेग का बयान, कहा कश्मीर के नेताओं के भड़काऊ बयानों ने बिगाड़े हालात। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद। यूपी और एनसीआर में आतंकवादी हमले करने की फिराक में थे आतंकी। दाऊद इब्राहिम का करीबी गैंगस्टर एजाज लकड़वाला पटना से गिरफ्तार। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। भारी बर्फबारी के कारण बिजली और जल आपूर्ति बाधित। उत्तर भारत के कई हिस्से शीतलहर की चपेट में। दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बेहद मजबूत है, इसलिए आर्थिक उतार चढ़ाव सहन करने में क्षमता है। उन्होंने आज नीति आयोग में 40 से ज्यादा अर्थशास्त्रियों और इंडस्ट्री के विशेषज्ञों के साथ बैठक की और देश को 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में साझा सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न सेक्टर से मिले सुझावों पर अमल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को दिल्ली में नीति आयोग के दफ्तर में अर्थशास्त्रियों और उद्योग के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मिले। इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के सचिवों के साथ नीति आयोग के अधिकारी भी मौजूद रहे। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य पर था। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक संरचना बेहद मजबूत है, जो आर्थिक उतार चढ़ाव झेलने में सक्षम है। इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों के सुझाव भी सुने। Basically said was that, listen, I'm fine with you criticizing the government. Please tell me what's happening, because sometimes I don't know. And while meeting you folks, I get to know and I get to understand things which I would not otherwise get to know. And then he said certain other things about how he was looking at transforming the Indian economy, and why he keeps talking about a $5 trillion economy, and why he thinks it's possible. And I found it overall a very interesting interaction, and I think even I personally had a little more faith in the achievement of this target of 5 trillion. इस बैठक में होटल, पर्यटन, एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप से लेकर युवा उद्यमी भी शामिल हुए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नीति आयोग में बैठक कर चुके हैं, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी बजट में भी विभिन्न सेक्टरों की ओर से मिले सुझावों को सरकार शामिल कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नीति निर्माताओं और इंडस्ट्री सेक्टर के बीच ऐसी बैठकों से समझ विकसित होती है। और बहुत सारे लोगों की जिस तरह से उन्होंने बातें, जिनका क्रिटिसिज्म उन्होंने सुना और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका जवाब भी दिया कि कैसे भारत आगे चल रहा है, कितनी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है कि मीटिंग बहुत सक्सेसफुल थी और हम लोगों को स्पेशली प्रोफेशनल्स लाइक अस फील वेरी हैप्पी to be invited and be able to give some message to the policy makers in the country. प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यटन, शहरी विकास, आधारभूत संरचना निर्माण और कृषि आधारित उद्योगों में देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और नौकरियों को पैदा करने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है।
प्रधानमंत्री ने खपत और मांग बढ़ाने के उपायों पर भी सुझाव मांगे। 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने शीर्ष उद्योगपतियों से मुलाकात की थी, जिसमें आर्थिक विकास दर और रोजगार के मौके बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग में जो बैठक हुई, उसमें सबसे ज्यादा जो चिंता जताई गई वो ये कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाए, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने विभिन्न सेक्टरों से आए हुए विशेषज्ञों से खास तौर पर बातचीत की। इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने से लेकर जो नए उद्यमी थे वो शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव भी पेश किए, जिनको कि आने वाले बजट में भी शामिल किया जा सकता है। नीति आयोग से राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत में अमेरिका के राजदूत केनेथ जस्टर समेत 15 देशों के राजनयिक आज से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बीते साल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद राजनयिकों का ये पहला दौरा होगा। सभी राजनयिकों ने श्रीनगर में चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन से मुलाकात की। मुलाकात में सभी राजनयिकों को घाटी के सुरक्षा हालात की जानकारी दी गई। साथ ही पाकिस्तान की ओर से कश्मीर घाटी में सुरक्षा हालात को खराब करने की कोशिशों के बारे में बताया गया। बाद में राजनयिकों ने घाटी के सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बैठक की और कश्मीर के हालात के बारे में चर्चा की। उन्होंने 8 सदस्यीय राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की और अनुच्छेद 370 हटने के बाद के हालात के बारे में जानकारी ली। ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जैसे दुकानें खुल रही हैं, तो बिल्कुल आप देखें शिकारा में लोग घूम रहे हैं और वो तो बेचारे चाहते थे कब ये गड़बड़ ठीक हो जाए, हम आएँ कश्मीर, हमारे काफ़ी दोस्त आए हैं। तो हम और अपील भी करते हैं पूरी दुनिया में लोगों से कि आप प्लीज़ आएँ, कश्मीर को कहते हैं पैराडाइज ऑन अर्थ, आप आएँ और हमें मेहमान नवाजी का मौका दें। मैं ये मानता हूँ कि 370 एक काला कानून था, एक ब्लैक लॉ था, ये एक इलेक्शन मैनिफेस्टो था कुछ फैमिलीज़ के लिए, जिसे एक राइट टाइम पे एक राइट डिसीजन लेके हटाया गया है। They're sending infiltrators. Let them stop sending them here. There will be no security forces. 2 मुल्क आपस में अगर भिड़ रहे हैं तो इसमें कश्मीरी कौम पिसनी नहीं चाहिए। कश्मीरी कौम इस टाइम अमन से रहना चाहती है। PDP के वरिष्ठ नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर बेवजह दबाव बनाने की कोशिश से कश्मीरियों को कुछ हासिल नहीं होगा और कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार के सामने विनम्रता के साथ अपनी समस्याएं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत कश्मीर के नेताओं के भड़काऊ बयानों से घाटी के हालात बिगाड़े हैं। इस बीच PDP ने अपने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है, जिन्होंने आज विदेशी राजनयिकों और मंगलवार को उपराज्यपाल GC मुर्मू से मुलाकात की थी। अपने हक के लिए बात करनी है, तहजीब के साथ, गर्वी के साथ। आप मोदी जी को या होम मिनिस्टर साहब को या LSA को रोक दाब करके या उनको डरा धमका के कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ हासिल नहीं कर सकते। तहजीब के साथ, गर्वी के साथ, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारी जो शिकायतें होंगी या हमारे दुख दर्द होंगे, ये उनके सामने रख रहे हैं। और वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि इस समूह के देशों अमेरिका, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फिजी, मालदीव, नॉर्वे, फिलीपींस, मोरक्को, अर्जेंटीना, पेरू, नाइजीरिया, गुआना और टोगो के राजनयिकों ने वहां जाने की इच्छा जताई थी। जम्मू कश्मीर में विदेशी राजनयिकों के इस तरह के समूह का ये पहला दौरा है। विदेश मंत्रालय के इस प्रायोजित दौरे का उद्देश्य इन देशों के राजनयिकों को वहां की ताज़ा स्थिति से रूबरू कराना था। इस उद्देश्य के तहत ये राजनयिक गुरुवार को सुरक्षा अधिकारियों के अलावा मीडिया कर्मियों और राजनीतिक दलों के नेताओं से भी मिले। इन राजनयिकों को वहां की सुरक्षा की स्थिति और आतंकवादियों के खतरों के आकलन के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने स्थिति सामान्य करने में स्थानीय प्रशासन के कामकाज का मुआयना किया। स्थिति सामान्य होने के साथ साथ आगे भी ऐसे दौरे आयोजित किए जाएंगे। उनको ले जाने का मकसद था वो खुद जाके देख सकें कि पिछले 5 महीने में अगस्त के बाद किस ढंग से नॉर्मलसी वहाँ आई है, सिचुएशन नॉर्मल हुआ है। उसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी था कि जो स्थानीय प्रशासन है उनके तरफ से किस ढंग से इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, वो भी उनको दिखाना ज़रूरी था। एंड बेसिकली वी वेंट बाय द असेसमेंट मेड बाय द लोकल अथॉरिटीज़
But I think I did mention to some of you that there was no specific demand that such and such meeting has to be organized. We told them, and they realized that this is a beginning. We were making a beginning. After almost 5 months, we were taking this group to Jammu and Kashmir, and I think there was an appreciation that this was being organized. भारत ने पाम तेल के आयात पर छूट को खत्म कर दिया है। पहले ये भारत में मुक्त आयात की श्रेणी में आता था, लेकिन अब इसे सीमित आयात की श्रेणी में डाल दिया गया। मतलब अब इसके आयात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय से अनुमति लेनी होगी। वाणिज्य मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसका मकसद उन देशों के साथ व्यापार को हतोत्साहित करना है जो भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं रखना चाहते हैं। You see, the status of the relationship between any two countries is naturally any business would look at before they transact, before they get into trading. So the state of relationship is important. The status of relationship is important. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ISIS के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आतंकियों की घेराबंदी कर वजीराबाद से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। ये तीनों आतंकी IS मॉड्यूल के हैं और पिछले कुछ समय से दिल्ली में छिपे हुए थे। स्पेशल सेल की मॉड्यूल को क्रैक करने में बड़ी सफलता माना जा रहा है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल 3 आतंकियों से पूछताछ कर रही है। करीब 12-13 दिसंबर के आसपास जो 6 लोग भागे थे, उसमें से 3 लोग नेपाल की तरफ चले गए थे। ये लोग नेपाल में रहे और नेपाल से उसके बाद ये दिल्ली में आ गए थे और इनको NCR में या यूपी में कहीं कोई टेरर स्ट्राइक का प्लान बना रहे थे, जिसके लिए इन्हें फॉरेन बेस्ड हैंडलर से इंस्ट्रक्शंस मिलने थे। शुरुआती जांच से अभी ये पता चला है कि ये ISIS इंस्पायर्ड मॉड्यूल है। मुंबई के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर एजाज लकड़ावाला को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे मुंबई लाया गया। उसके ऊपर 25 मुकदमे दर्ज हैं। वो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का करीबी है। उसके खिलाफ मुंबई और राजधानी दिल्ली में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें रंगदारी, वसूली, हत्या और फिरौती वसूलने के मामले शामिल हैं। एजाज लकड़ावाला नाम का गैंगस्टर जो भारत के बाहर से एक्सटॉर्शन कॉल्स देके बम्बई में काफ़ी लोगों को धमकाता था, उसे मुंबई सिटी क्राइम ब्रांच के अफसरान ने कल पटना में अरेस्ट किया। आज उसे कोर्ट के सन्मुख पेश किया गया और 21 जनवरी तक का पुलिस कस्टडी रिमांड इसी केस में प्राप्त किया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नीति निर्माताओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया है। हैदराबाद में महाप्रभु फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि नीति निर्माताओं को किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को देश की समृद्धि और जीवंत सांस्कृतिक विरासत को समझना चाहिए और इसे संरक्षित और बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने विख्यात कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन और राष्ट्रीय सेवा समिति के फाउंडर डॉक्टर G मुनिरत्नम को मुप्पवरम वेंकैया नायडू अवार्ड देने का ऐलान किया। नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड थेलर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि उन्हें रिचर्ड थेलर के दिलचस्प पहलुओं को जानने का मौका मिला। दोनों के बीच नस थ्योरी से संबंधित विभिन्न पहलुओं और सफाई पर नस थ्योरी के तरीकों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिव इट अप और डिजिटल लेन देन के कारण भारत में अपार परिवर्तन हुआ है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में बसे भारतीय समुदाय के उन देशों की विकास यात्रा में योगदान की तारीफ की है। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर दिल्ली में दुनिया भर से बसे भारतीय समुदाय के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि प्रवासी भारतीयों का भारत के साथ जीवंत और रचनात्मक रिश्ता हो। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की कोशिश है कि भारतीय लोगों की विदेश यात्रा आसान और सुरक्षित हो, साथ ही विदेश में संकट में फंसे भारतीयों को तत्काल मदद मिले। Keeping the bonds between India and the new generation of the diaspora is a major focus of our activities. Today's event is but a small example of a larger endeavor that will continue to grow in the coming days. The living bridge must be renewed and refreshed. So, as India rises in the world, its unique relationship with the diaspora would be one of its characteristics. The world may increasingly be a common marketplace, but we also see it as a shared workplace and as a common living space. We have historically impacted the world in its thoughts and activities, and that aspiration continues to guide our approach. जेएनयू मामले में आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस मुलाकात में छात्र संगठन ने अपनी मांगे अधिकारियों के सामने रखी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय सचिव अमित खरे ने कहा कि शुक्रवार को फिर से छात्र संगठनों के साथ बातचीत की जाएगी, साथ ही कुलपति से भी बात की जाएगी। अमित खरे ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ वो दुखद है। छात्रों की कुछ शिकायतें हैं, टीचर्स की भी प्रशासन के खिलाफ शिकायतें हैं। हम सभी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर लब्याल और उनके साथी और जेएनयू स्टूडेंट यूनियन में जो निर्वाचित आयशी घोष और उनके साथी आज आए थे और काफ़ी लंबी देर तक उन्होंने अपनी मांगों के संबंध में मुझसे विचार किया। हम लोगों का प्रयास है कि जेएनयू जो कि देश का एक प्रीमियर संस्थान है, उसमें उस प्रीमियर संस्थान की अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य हो और इसके लिए जो भी संभव कदम हो वो उठाए जाएं। कल सवेरे फिर इस संबंध में जेएनयू के कुलपति और वहाँ के अधिकारियों के साथ हम लोग बैठक करेंगे और मैंने छात्रों को भी ये आग्रह किया है कि उनकी मांगों के बारे में आगे कल हम लोग 3 बजे विचार करेंगे। निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में मौत की सजा का सामना कर रहे चारों दोषियों में से एक विनय कुमार शर्मा ने फांसी के फंदे से बचने के अंतिम विकल्प के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर की। किसी दोषी के लिए सुधारात्मक याचिका दायर करना उसको उपलब्ध अंतिम कानूनी विकल्प होता है। मंगलवार को दिल्ली की अदालत ने मुकेश, पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा और अक्षय कुमार सिंह के खिलाफ मौत की सजा पर अमल के लिए डेथ वारंट जारी किया था। वारंट के मुताबिक उन्हें तिहाड़ जेल में 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी दी जाएगी। और आम बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली बीजेपी ऑफिस में पार्टी नेताओं के साथ बजट को लेकर चर्चा की। वित्त मंत्री ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ 4 दौर की बैठक कर फीडबैक हासिल किया। बैठक में बीजेपी कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव और अरुण सिंह मौजूद रहे। बीजेपी ने अपनी ओर से उद्योग जगत, किसान और ट्रेड यूनियंस के साथ बजट पूर्व बैठक कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में पार्टी नेताओं ने अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों से आए सुझावों पर बातचीत की। बैठक के बाद पार्टी ने उम्मीद जताई है कि 1 फरवरी को नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट भी जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर पेश किया जाएगा। वह बजट से संबंधित उन्होंने सुझाव लिए कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और इंटेलेक्चुअल्स भी जमीन पे जुड़े हुए लोग हैं और लोगों की क्या अपेक्षा आकांक्षाएं हैं, तो लोगों ने यही कहा कि जिस प्रकार से मोदी सरकार पिछले 5.5 वर्षों से लगातार गांव गरीब किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए काम कर रही है
लोग उससे खुश हैं और वह प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ओटावा में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 25वें सम्मेलन में शामिल हो रहा है। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आधुनिक समय में सांसद और मल्टीटास्किंग एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। जनप्रतिनिधियों को विभिन्न स्तरों पर कई कामों को अंजाम देना पड़ता है। सांसदों पर कार्यपालिका के अलावा अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होता है, इसलिए उन्हें एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। संसद के पास एक बेहतर सपोर्ट प्रणाली है जिसके जरिए जनप्रतिनिधियों को ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के अलावा दूसरी सहूलियत मुहैया कराई जाती है। भारत में सांसदों और विधायकों के पास भी जनता कुछ सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए संपर्क करती है। इस बात को लेकर सांसद निधि योजना की शुरुआत की गई, जिससे सांसद अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों के लिए निधि का आवंटन कराते हैं। As such, a parliamentarian has tremendous pressure to perform both as a legislature and as a representative of his constituency. To be an effective legislature and a people's representative, therefore, he requires adequate support system. For this purpose, Indian Parliament has put in place a robust support system to meet orientation and training requirements, knowledge and information needs of the members, provision of computer facilities, IT services and other professional support to the members. Our Parliament organizes orientation program, seminar, symposia, etc. from time to time for them, not only on parliamentary procedure but also on the issues of public importance. There is a Parliamentary Research and Training Institute for Democracies called PRIDE, which organizes such programs for them frequently. और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। आर्कटिक क्षेत्र में समुद्री बर्फ की अनुपस्थिति की वजह से यहां बर्फ के नीचे की मिट्टी पिघलने लगी है, जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। इससे आर्कटिक क्षेत्र का 70% बुनियादी ढांचा खतरे में है। परमाफ्रॉस्ट में मौजूद भारी मात्रा में जमा कार्बन के रिलीज होने की वजह से जलवायु परिवर्तन के साथ तापमान बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक साइबेरिया, कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का में स्थायी रूप से जमे हुए क्षेत्रों के वातावरण में कार्बन की मात्रा दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र के पिघलने की वजह से होने वाले नुकसान से 2050 तक 36 लाख लोग प्रभावित होंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में वृद्धि को अगर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाए तो विनाश को कम किया जा सकता है। और उत्तर भारत में बर्फबारी की वजह से तापमान में एक बार फिर से गिरावट आई है। श्रीनगर, गुलमर्ग और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में ताज़ा बर्फबारी से पारा माइनस में पहुंच गया। ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जवाहर सुरंग के दोनों तरफ भारी मात्रा में बर्फ जमा होने की वजह से रास्ता बंद हो गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। कई जगहों पर बिजली पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। विश्व पुस्तक मेले में इस साल थीम है गांधी, लेखकों के लेखक। गांधी जी के जीवन और कृतित्व को लेकर एक विशेष थीम पवेलियन बनाया गया है, जहां पे पाठक गांधी जी से जुड़ी किताबें और प्रदर्शनियां देख सकते हैं। गुरुवार को इस पवेलियन में एक परिचर्चा आयोजित की गई जिसका विषय था सुविधा के गांधी। पेश है एक रिपोर्ट। गांधी जी के विषय में चर्चाएं विविध रूप में होती रहती हैं। इन सभी चर्चाओं से गांधी जी की प्रासंगिकता और महत्व बढ़ता ही जाता है। बृहस्पतिवार को राजधानी के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेले के बीच सुविधा के गांधी विषय पर परिचर्चा हुई।
परिचर्चा में चिंतक और लेखक रामेश्वर मिश्र, पंकज और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सच्चिदानंद जोशी ने भी शिरकत की। परिचर्चा का संचालन पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर कर रहे थे। परिचर्चा में गांधी जी के गौरक्षा, धर्मांतरण और ग्राम स्वराज संबंधित विचार पक्षों पर चर्चा की गई। एक गांधी अलग दिखाई देते हैं, ये वो गांधी है जिनकी कोई चर्चा नहीं करता है। परिचर्चा में ये बात जोर देकर कही गई कि भारत और विश्व में गांधी जी की व्याप्ति इतनी है कि अगर भारतीयता के संदर्भ में उनके विचारों का पूर्ण रूप से अनुकरण किया जाता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। वक्ताओं ने इस बात को रेखांकित किया कि गांधी जी को नोटों पर छापने से अधिक मन पर छापना चाहिए था। देखिए, गांधी जी ने जब अपनी ये सारी बातें हमारे सामने, समाज के सामने जो पूरा जीवन दर्शन रखा था, प्राय घूम के हम 360 डिग्री करके धीरे धीरे उसी पर लौटने लगे हैं। पर अब हम इस बात का विचार नहीं करते कि ये सारी चीज़ें गांधी जी ने आपको पहले ही बताई थी। इन सबको आपने पहले ही इन सब चीज़ों से आगाह किया था। पर उन सब चीज़ों को हमने, जैसे जो कृषि का जो संदर्भ गांधी जी ने दिया था, उस संदर्भ में हमने तब गांधी जी की बात नहीं सुनी। तब हमने भारत की जो कृषि परंपरा है उसकी बात नहीं सुनी। हम पूरे के पूरे विदेशी बहाव में बह गए। अब फिर लौट के फिर हम रासायनिक खादों का विरोध कर रहे हैं। अब फिर हम ऑर्गेनिक चीज़ों पे आ रहे हैं। अब हम गोबर की चीज़ों, यही तो सारी बातें पहले कही गई थी। गांधी उन लोगों के लिए असुविधाजनक हैं जो गांधी के व्यक्तित्व से बचना चाहते हैं और उनका कोई एक छोटा इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी छोटे काम के लिए या अपने नाम के लिए या केवल अपनी चीज़ों को ढकने के लिए। जब गांधी का इस्तेमाल करते हैं तो वो असुविधा हो जाती है। गांधी जी की 150वीं जयंती पर विश्व पुस्तक मेले ने थीम के रूप में गांधी लेखकों के लेखक विषय रखकर गांधी के विचारों को जन जन के बीच ले जाने के लिए आयोजन किया। इससे महात्मा गांधी के कई अनजाने पक्ष भी सामने आए। इरफान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।